आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार। आज इसके सेकेंड पार्ट के वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखे हैं या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट से यहाँ से स्टार्ट है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन, यहाँ से आज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं फसल का सुरक्षा किस प्रकार हमें करना चाहिए, उसे किस प्रकार हम बचाएंगे, वही हमारा फसल सुरक्षा प्रबंधन हो जाएगा। जैसे कि फसल से रोगों से बचाना और जीवों से बचाना, कीट बछियों से जो हानि होती है हमारी फसल, उससे किस प्रकार बचाया जाता है, उसी को हम कहते हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब इसे बचाने के लिए हम कितने तरह का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें पीड़कनाशी द्वारा, और दूसरा है इसमें से अनाज का भंडारण करके। ये दो प्रकार से हम फसल का सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पीड़कनाशी क्या होता है। तो पीड़कनाशी जान लेते हैं पीड़कनाशी क्या होती है। तो देखिए, जो जीव फसलों को नष्ट कर देते हैं या खराब कर देते हैं, जिससे वह फसल मानव के उपयोग लायक नहीं रह पाती है, उसे हम लोग पीड़क कहते हैं। और पीड़क को नाश करने वाले जो पदार्थ होती है उसे हम लोग कहते हैं पीड़कनाशी। और पीड़क देख लेते हैं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है खरपतवार, फिर है कीट, इसके बाद है रोगाणु। तो देख लेते हैं खरपतवार क्या होता है। तो देखिए, फसल के साथ साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। यानी कि फसल के साथ कुछ ऐसे भी होते हैं घास जिसको बोलते हैं, वो उगते हैं, जिसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। अब दूसरा है हमारा कीट। तो इसमें देखिए, कीट विभिन्न प्रकार से फसल तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये जड़, तना और पत्तियों को काट देते हैं, जिससे फसल नष्ट हो जाती है। और उसके कई भागों में उसके रस को चूसकर भी नष्ट कर देते हैं फसल को। तो इस प्रकार जो कीट होती है, इस प्रकार फसल को नष्ट करती है। और तीसरा देख लेते हैं, इसमें दिया है रोगाणु। तो रोगाणु में देखिए, जो मान लीजिए किसी फसल को रोग हो गया, जिसे बैक्टीरिया द्वारा, फंगस द्वारा, वायरस द्वारा पौधों की जो बीमारी हो गए, जिससे कि पैदावार में कमी होता है। और ये रोग पानी, हवा और मिट्टी द्वारा पहुंचते हैं फसल में। तो इस प्रकार पहला हमारा समाप्त हुआ। दूसरा है इसमें अनाजों का भंडारण। यानी कि अनाजों का भंडारण क्या होता है। जैसे कि पूरे साल में मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाजों को एक सुरक्षित स्थान पर रखे जाते हैं, जिसे हम लोग अनाजों का भंडारण कहते हैं। यानी कि अनाजों को एक सुरक्षित स्थान पर रखना ही भंडारण कहलाता है अनाजों का। और ये अनिवार्य है, क्योंकि देखिए, भंडारण के समय अनाज में कितने ही, यानी कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनमें वो खराब होने की चांस होती है। जैसे मान लीजिए, अनाज का भंडारण जो होता है उसमें किस प्रकार से हानि होती है। एक होता है जैविक कारक, दूसरा होता है अजैविक कारक। जैविक कारक में होता है दीमक हो गए, जैसे कीट हो गया, चिड़िया हो गए, चिंचड़ी हो गया, बैक्टीरिया, फंगस, कवक आदि द्वारा गोदामों में नष्ट होते हैं, जिसको अनाजों का भंडारण भी कहा जाता है। और इसी प्रकार से अजैविक कारक है निर्जीव कारकों, जैसे तापमान में कमी हो गई, नमी हो गई। इस प्रकार अजैविक कारक के द्वारा भी हमारा गोदामों में जो अनाज होती है उसका हानि होता है। और इसके बाद देख लेते हैं एक कारक फसल की गुणवत्ता तथा भारत में कमी, रंग परिवर्तन, अंकुरण के निम्न क्षमता के कारण है। अब इसी प्रकार अगला है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार किया जाता है। कीटनाशक तथा उर्वरक का प्रयोग करने के इनके अपने ही दुष्प्रभाव है। ये प्रदूषण फैलाते हैं और लंबे समय के लिए मिट्टी को उपजाऊ गुणवत्ता को कम करते हैं। तो इस प्रकार देखें हम, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होती है, इसमें कोई भी कीटनाशक या उर्वरक का प्रयोग नहीं की जाती है, ये ऑर्गेनिक खेती की जाती है। यदि हम कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग करें तो हमारा बहुत दुष्प्रभाव होता है, और ये प्रदूषण फैलाते हैं और मिट्टी के उपजाऊ की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। जो हम मान लीजिए कि
अनाज फल सब्जियां प्राप्त करते हैं उनमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं जो कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जिसमें। और ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, न या न के बराबर कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक खेती में किसी प्रकार का उर्वरक या कीटनाशक या किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। और अनाजों का भंडारण तक पहुंचने से पहले अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय हैं जो कि भविष्य में इस्तेमाल हो, और वे निम्नलिखित हैं। यानी कि अनाजों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है उसके कुछ उपाय हैं जो कि नीचे दिए हैं। पहला है सुखाना। तो देखिए, सूरज की रोशनी में अच्छी तरह से सुखा लेनी चाहिए फसल को। और दूसरा है सफाई का ध्यान रखना। तो सफाई का ध्यान रखने में हमको क्या क्या करना पड़ेगा, अनाज में कीड़े नहीं होने चाहिए, गोदामों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, छत दीवार फर्श कहीं अगर दरार है तो उसे अच्छी तरह से मरम्मत कर लेनी चाहिए। ये हमें आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आ रही होगी। और अगला है धूमक। धूमक क्या होता है, गोदाम और भंडार गृह पर जिन बीजों में कवकनाशी कीड़नाशी का प्रयोग करना आवश्यक होता है जिसे हम लोग धूमक कहते हैं। और चौथा है इसी प्रकार हमारा भंडारण उपकरण। देखते हैं भंडारण उपकरण में क्या क्या आवश्यक होता है। जैसे कुछ भंडारण उपकरण हैं जैसे पूसाधानी, पूसा कोठार, पट कुठला आदि उपकरण एवं संरचनाएं अपनानी चाहिए जिससे कि साफ सूखे दाने को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित रखना चाहिए। तो इसमें वायु नमी तापक्रम का प्रभाव नहीं होता है, बाहर का वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार हमारे फसल को अच्छे तरह से सुरक्षित रखने के लिए 4 प्रकार के उपाय दिए गए हैं। इनमें से पहला था सुखाना, इसके बाद दूसरा था सफाई का ध्यान रखना, तीसरा था धूमक और चौथा था भंडारण उपकरण। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा पशुपालन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। तो इस प्रकार आगे देखिए, घरेलू पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पालने को पशुपालन कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से आप सुनेंगे, पशुपालन यानी कि घर में जो हमारे पशुएं हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से पालन करना ही पशुपालन कहलाता है। और ये पशु के भोजन, आवास, नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण से संबंधित है। यानी कि इसको भोजन, आवास, नस्ल सुधार एवं रोग पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है पशुपालन में। अब पशुपालन के प्रकार देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है इसमें पशु कृषि। इसमें पशु कृषि के मुख्य उद्देश्य दिया है। तो पशु कृषि के मुख्य उद्देश्य क्या होनी चाहिए, इसमें सबसे पहला है दुग्ध प्राप्त करने के लिए, और दूसरा है खेत को जोतने के लिए, तीसरा है यातायात में बैल के प्रयोग हेतु। यातायात में किस प्रकार बैल का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको कहते हैं बैलगाड़ी, आप देखे भी होंगे। और खेत को जोतने के लिए ये आपको तो पता ही होगा। अब दूसरा अगला देखते हैं क्या है। अब है पशु कृषि के प्रकार। पशु कृषि के प्रकार, पशु कृषि के प्रकार में देखिए सबसे पहला है गाय, दूसरा है भैंस। तो देखिए गाय को इंग्लिश में बोला जाता है काऊ, और इसका जो बोस इंडिक्स कहा गया है ये इसका वैज्ञानिक नाम है, बोस इंडिक्स। और भैंस का वैज्ञानिक नाम है बास बुबिलिस। ये पशु कृषि के प्रकार हैं जिनका नाम दिया है और वैज्ञानिक नाम भी दिया है। अब देखिए इम्पोर्टेंट में क्या क्या दिया है हमारे। सबसे पहला है दूध देने वाली मादा और हल चलाने वाले जानवर। तो दोनों में अंतर देखेंगे। देखिए इसमें दूध देने वाले जानवर सम्मिलित होते हैं जैसे मादा पशु, और हल चलाने वाले जानवर यानी कि नर। तो इसमें दिया है ये जानवर दूध नहीं देते तथा कृषि में कार्य करते हैं जैसे हल चलाना, सिंचाई करना, बोझा ढोना आदि नर पशु का काम है, और मादा पशु का काम है
दूध देने के लिए। अब देखते हैं तीसरा है दुग्ध श्रवण काल। इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए, जन्म से लेकर अगली गर्भधारण के बीच समय से जो दुग्ध उत्पादन होता है उसे दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। एक बार आप फिर से समझेंगे। देखिए, जन्म से लेकर अगली गर्भधारण के बीच जितने समय तक वो दूध हमें उत्पादन करती है या देती है उसे हम लोग कहते हैं दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। तो इस प्रकार हुआ। अब अगला है पशु की देखभाल। पशु की देखभाल हमें किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला है सफाई। सफाई में क्या हमको पशु को देखना चाहिए? पशुओं की सुरक्षा के लिए हवलदार या छायादार स्थान होना चाहिए। अब दूसरी बात है पशुओं की चमड़ी को लगातार कंघी से ब्रशिंग होनी चाहिए। तीसरा है पानी इकट्ठा न हो इसके लिए ढलान वाले पशु आश्रय होने चाहिए। तो देखिए, पशु की देखभाल में सबसे पहला सफाई में क्या ध्यान हमें देनी चाहिए, यानी कि जो उनका स्थान होगा, आश्रय होगा, हवादार और छायादार होना चाहिए। और दूसरी, उनके शरीर को कंघी से ब्रशिंग करना चाहिए और उसके आसपास पानी को नहीं रुकना चाहिए। ढलान वाले स्थान पर उसका आश्रय देना चाहिए। अब देखते हैं अगला है पशु के देखभाल में हम भोजन को किस प्रकार भोजन देंगे पशु को। देखिए, भूसे में मुख्य रूप से फाइबर होना चाहिए और गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन खनिज होने चाहिए पशु के लिए। अब देखिए, बीमारी से किस प्रकार पशु को बचाया जाता है। तो इसमें देखिए, पशुओं को मृत्यु हो सकती है बीमारी के कारण, जो कि दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता उठता है। यानी कहने का मतलब है, यदि किसी पशु को बीमारी हो तो उसका मृत्यु भी हो सकती है, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादन को प्रभावित करेगी। यदि एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और अच्छे ढंग से उठता बैठता है, जो कि एक स्वस्थ पशु होता है, और पशु के बाह्य परजीवी तथा अंततः परजीवी दोनों होते हैं। बाह्य परजीवी द्वारा त्वचा रोग हो सकते हैं और अंततः यानी कि जो अंदर जो परजीवी हैं वो आमाशय, आंत तथा यकृत को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो पशु होते हैं उसके बाह्य और आंतरिक दोनों में परजीवी पाए जाते हैं, और बाहरी के कारण हो सकता है त्वचा रोग हो सकती है, और जो अंदर होती हैं वो आमाशय, आंत और यकृत को प्रभावित करते हैं। तो इन रोगों से हम कैसे बचाव कर पाएंगे अपने पशु को? तो बचाव के लिए सबसे पहला है, रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका लगवाया जाता है। ये रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं, और जो पशुओं में रोग फैलता है वो बैक्टीरिया और वायरस के कारण फैलता है। अब इसी में है मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन किस तरह से किया जाए, इसको कुक्कुट पालन भी बोला जाता है। तो देखिए, मुर्गी पालन में अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। यानी कि अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। दोनों हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अब आगे है ब्रोलस। इसका तात्पर्य क्या होता है जान लेते हैं। जब ब्रोलस चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे ब्रोलस कहते हैं। चूजा यानी कि जो अंडे से निकलते हैं उसको हम लोग चूजा बोलते हैं। तो मांस के लिए पाला जाता है जो कि उसे हम ब्रोलस कहते हैं। ये जन्म के 6 से 8 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगला है इसी तरह से लेयर देख लेते हैं क्या होता है लेयर। तो देखिए, जब कुक्कुट को अंडे के लिए पाला जाता है तो उसे हम लोग लेयर बोलते हैं। ये जन्म से 20 हफ्तों बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि लैंगिक परिपक्वता के लायक हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडे प्राप्त होते हैं।
तो इसे हम लोग लेयर भी समझ गए कि क्या होता है लेयर। अब अगले देखते हैं, अगला हेडिंग क्या है हमारा। अब अगला है इसमें मुर्गियों की निम्नलिखित विशेषताएं के कारण जनन करके नई नई किस्मों की विकसित की जाती है। तो पहला इसमें चूजों की संख्या अधिक व किस्म अच्छी होती है। अब कम खर्च में रख रखाव हो जाता है जो कि मुर्गियां होती हैं। और इसी प्रकार है छोटे कद के बोलोरस माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु और गर्मी अनुकूल क्षमता यानी कि गर्मी सहने की भी क्षमता होती है। उच्च तापमान को सहने की क्षमता यानी कि उच्च तापमान को भी सह लेते हैं। अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि को उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार उपयोग कर सकें। अब अगला है हमारा मछली उत्पादन। तो मछली उत्पादन में देखिए हमारे भोजन के प्रोटीन का मछली मुख्य स्रोत है, यानी कि हमारे भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत मछली है। मछली का उत्पादन दो प्रकार से होता है। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है पंखयुक्त मछलियाँ और दूसरा है कवचीय मछलियाँ। तो पंखयुक्त मछलियाँ कौन से होते हैं? स्वच्छ जल में कतला, रोहू, मृगल, कामन कार्य का संवर्धन किया जाता है, ये पंखयुक्त मछलियाँ होती हैं। और कवचीय मछलियाँ कौन कौन सी होगी? जैसे इसमें प्राण, मोलस्का सम्मिलित हैं, ये कवचीय मछलियाँ होती हैं। तो इसमें देखते हैं मछली को पकड़ने के लिए मछली को पकड़ने के विभिन्न तरीकों के आधार पर मछलियाँ प्राप्त करने के दो प्रकार हैं, जिससे किस किस प्रकार से हमें मछलियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो पहला हमारा है प्राकृतिक स्रोत से, जैसे नदी हो गई, झील हो गया, समुद्र हो गया, लैगून हो गया, इन सभी से मछलियाँ पकड़ना ही प्राकृतिक स्रोत हो जाता है। अब अगला देखते हैं इसमें प्राकृतिक स्रोत, जैसे मछली पकड़ना कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोत से प्राकृतिक जीवित मछली पकड़ी जाती है। अब अगला है हमारा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन। मछली संवर्धन का तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं जल संवर्धन। समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करना, यह समुद्र तथा लैगून में किया जाता है। कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित मछलियों को जल में संवर्धन किया जाता है, इसे जल संवर्धन कहते हैं। तो देखिए भविष्य में समुद्री मछलियां का भंडारण कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन द्वारा हो सकती है, जो कि आने वाले हमारे भविष्य में मछलियों का जो भंडारण है वो कम होती जा रही है। तो ये संवर्धन जल संवर्धन करके इसकी पूर्ति की जा सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मैरीकल्चर भी कहते हैं। अब अगला हेडिंग है हमारा समुद्री मत्स्यिकी। एक क्या होता है? मेरीन फिशिंग। तो देखिए समुद्री मत्स्यिकी, इसके अंतर्गत मछलियां संवर्धन जैसे तालाब, नदियां, जल भराव में किया जा सकता है। जैसे सर्वाधिक समुद्री मछलियां जैसे प्रामफ्रेट, मैकस, टूना, सार्जाइन और बोबेडक, हाँ इस प्रकार कुछ समुद्री मछलियां हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियां भी हैं, जैसे उनका नाम है एक सेकेंड, मुलेट, भेटकी, पर्स स्लॉट। कवचीय मछलियां जैसे झींगा हो गया, मसल हो गया, और यहाँ पर है आयटर। इस प्रकार से कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियां इस प्रकार हैं। और मछली संवर्धन वाली मछलियां जैसे तालाब, नदियों, जलभराव आदि में किया जा सकता है। और समुद्री मछलियां आपको मैं बतेबी कि प्रामफ्रेट, मैकस, टूना, सार्जाइन, बोबेटेक, इस प्रकार से। अब अगला देखते हैं सेटेलाइट तथा प्रतिध्वनि ध्वनित्र के खुले समुद्र में मछली के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है।
जो हमारे सेटेलाइट होती है, मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ सेटेलाइट क्या होती है। ये सभी जगह की जो मछलियाँ होती हैं, चाहे समुद्र हो चाहे कहीं भी जगह, कुछ भी चीज़ों को पता लगाने के लिए सेटेलाइट बहुत ही आवश्यक होता है। तो सेटेलाइट से इसको भी पता लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं हमारा है अंततः स्थलीय मत्स्यिकी। मछली संवर्धन ताजे जल में होता है, जैसे तालाब, नदियाँ, नाले, जलभराव स्थल पर। अब मिश्रित मछली जल संवर्धन क्या होता है? मिश्रित मछली संवर्धन, कॉम्पोसाइट फिश कल्चर, ये क्या होती है? इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए, एक ही तालाब में लगभग 5 से 6 प्रकार की मछलियाँ का संवर्धन किया जा सकता है। इसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि इनके आहार भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि एक तालाब में विभिन्न प्रकार के 5 या 6 प्रकार की मछलियाँ पाली जा सकती हैं और इनमें प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती है, क्योंकि ये 5-6 जो प्रकार की मछलियाँ होती हैं इनका भोजन भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले उदाहरण में देखते हैं किसका किसका दिया है। तो उदाहरण में सबसे पहला है कतला। ये भोजन कहाँ से करेंगे? जल की सतह से ये भोजन कर लेती है कतला। अब रोहू देखते हैं, रोहू क्या करती है? तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन कर लेती है। अब तीसरा है हमारा मृगल कामन कार्प, तालाब की तली से भोजन कर लेती है। अब चौथा है लाभ, अधिक पैदावार, यानी कि इससे क्या होती है? हमारा अधिक पैदावार होगा, क्योंकि 5-6 प्रकार की मछलियां हम पाल सकती हैं एक तालाब में। अब इसमें समस्याएं भी तो कुछ ज़रूर होगी, तो इसमें समस्याएं भी जान लेते हैं। हमको मछली पालन में समस्याएं क्या क्या करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली देखिए समस्या यह है कि इनमें कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जनन करती हैं, जिसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियां तेज़ी से वृद्धि नहीं कर पाती। इस समस्या से बचने के लिए हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी समय मछली जनन के लिए तैयार हो। यानी कहने का मतलब है कि मछली को पालन करते समय हमें ये समस्याएं उत्पन्न होती है कि कई मछलियां ऐसे होती हैं जो कि वर्षा ऋतु में ही अपना जनन करती है, जिसके फलस्वरूप मछलियां तेज़ी से वृद्धि नहीं कर पाती। इस समस्या से बचने के लिए हमें हार्मोन का उपयोग किया जाता है, जिससे जो मछलियां होती हैं जनन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब इस प्रकार हमारा लगता है लास्ट है मधुमक्खी पालन। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि मधुमक्खी पालन से हमें क्या लाभ होती है। तो देखिए, मधुमक्खी पालन से हमें शहद और दूसरा मोम प्राप्त होता है। तो देखिए, मधुमक्खी में क्या होते हैं? मधुमक्खियों को कॉलोनी की एक बड़े पैमाने पर रखा या संभाला जाता है और उनका देखभाल करते हैं, जिससे कि बड़ी मात्रा में शहद तथा मोम प्राप्त होता है। और यही है मधुमक्खी पालन की लाभ। अब आगे चलते हैं, क्या है आगे दिया है? अधिकतर किसान मधुमक्खी पालन तथा अन्य आय स्रोत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी पालन या एपियरीज बहुत बड़ी प्रकार है। तो जान लेते हैं हम लोग एपियरी का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए, एपियरी एक ऐसी व्यवस्था है जिससे अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से इस प्रकार रखे जा सकते हैं कि इससे अधिक मात्रा में मकरंद तथा पराग एकत्र हो सके। यानी इसके कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यवस्था है एपियरी, जिसमें अपने मन चाहा उसके छत्ते को रख सकते हैं और किसी भी जगह पर अपने मन के अनुसार, अनुशासित के अनुसार हम उसके रख सकते हैं, जिससे हमारा अधिक मात्रा में मकरंद तथा पराग एकत्रित हो सके। अब देखिए, कुछ भारतीय मधुमक्खी के इस प्रकार हैं। जैसे पहला है इसमें से एपिस सेरेना, इसको एंडिका भी बोला जाता है। सामान्य भारतीय मधुमक्खियाँ ये हैं। और दूसरा है हमारा एपिस डोरसाटा, एक शैवाल मधुमक्खियाँ हैं। एपिस फ्लोरी छोटी मधुमक्खी।
और इसी प्रकार से यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। और इस मधुमक्खी के निम्नलिखित क्या है लाभ, क्या है इस मधुमक्खी से। तो यूरोपियन मधुमक्खी वाला का लाभ क्या है इसको देखते हैं पहले। तो ज़्यादा शहद एकत्रित करने की क्षमता होती है, जल्दी प्रजनन करने की क्षमता होती है, कम डंक मारती हैं और लंबे समय तक निर्धारित छत्ते में रह सकती है। ये यूरोपियन मधुमक्खी का लाभ है। अब अगला हमारा है शहद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हनी। यह एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ होता है। यह औषधि में प्रयोग लाया जाता है तथा शर्करा के रूप में भी प्रयोग होता है और इससे ताकत या ऊर्जा प्राप्त होती है और इसके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें है लास्ट हमको लगता है चारागाह। तो चारागाह देख लेते हैं क्या होते हैं। मधुमक्खियाँ जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती हैं उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं जिस स्थान पर अपना मधु एकत्रित करती हैं उस स्थान को चारागाह कहते हैं मधुमक्खी का। और मधुमक्खी का पुष्पों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती हैं। यानी कि अगल बगल जो पुष्प रहते हैं उनसे यह मकरंद और पराग एकत्रित कर लेते हैं। चारागाह के पुष्पों की किस्म शहद के स्वाद तथा गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जैसे में है कश्मीर का बादाम, शहद बहुत स्वादिष्ट होता है। यानी कि उदाहरण में दिया है कश्मीर का बादाम शहद बहुत स्वादिष्ट होता है। तो इस प्रकार हमारा खाद्य संसाधनों में सुधार का जो चैप्टर था इसका प्रश्न उत्तर मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ और इसका जो नोट था वो इस प्रकार था, यही वीडियो में मैं बता रहा हूँ। और इस प्रकार कहें एक प्रकार से तो हमारा खाद्य संसाधनों में सुधार ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।